जापान का एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। इस केस को द वर्स्ट केस इन द हिस्ट्री कहा गया। इस केस की विक्टिम थी सिर्फ 17 साल की लड़की, जिसने अभी तक हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। मौत से 40 दिन पहले उस लड़की के साथ वो हुआ जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन 40 दिनों में उस पर 100 से भी ज़्यादा लोगों ने रेप किया, और वो रेप 1 या 2 बार नहीं बल्कि 500 बार से भी ज़्यादा हुआ था। उसके कातिलों ने उस पर हर वो टॉर्चर किया जो मुमकिन था। उसके शरीर पर जगह जगह पर गर्म सुई से छेद कर दिए गए थे। बॉडी के हर पार्ट को खत्म कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया था। वो समय उस लड़की के लिए नरक से कम नहीं था। उसने मरने के लिए भीख मांगी, पर उन दरिंदों ने उसे चैन से मरना भी नसीब नहीं होने दिया। जिंदा होते हुए भी उसके शरीर से किसी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी, और ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के साथ पढ़ने वाले लड़के थे जो अभी तक नाबालिग थे। उन लड़कों का पकड़ा जाना भी एक इत्तेफाक था, और एक तरफ इस लड़की के लिए पूरा जापान सड़कों पर उतर आया था। मीडिया ने भी इस खबर को जगह जगह फैलाया और इंसाफ मांगा। पुलिस ने भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, लेकिन फिर भी कोर्ट से जजमेंट आया, उससे कोई भी खुश नहीं था। जानते हैं जापान के वर्स्ट केस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्बन। जनवरी 1989 के दिन पुलिस एक केस फाइल करती है। ये केस किया था एक 19 साल की लड़की ने। उस लड़के का कहना था कि 2 लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की है। उन 2 लड़कों में से एक का नाम था हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम था जो ओगुरा। पुलिस छानबीन के लिए उन लड़कों के घर पर पहुंची, और ऑफिसर्स उनके रूम में पहुंचते और देखते कि वहां पर औरतों के अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे। वो भी 1-2 नहीं, बहुत सारे, और अंडरगारमेंट्स के कुछ टुकड़े भी पड़े थे। तब पुलिस समझ गई कि यहाँ पर और भी बहुत कुछ होता होगा। वो दोनों लड़के मियानो और ओगुरा के खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज थी, और वो जापान के खतरनाक याकुजा गैंग के मेंबर थे। याकुजा गैंग का मेन काम था पैसे की फिरौती लेना, चोरी और लूट करना, किसी से मारपीट करना और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना। जब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर ले आए, तब तक उन्हें पता नहीं था कि उन्हें किस क्राइम के लिए पकड़ा गया है। इससे पहले भी मियानो और उनके दूसरे गैंग मेंबर्स को एक औरत और उसके बेटे के मर्डर केस में शक के आधार पर अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की, तब ये दोनों वो सच बताने लगे जिसकी पुलिस को ना तलाश थी और ना उम्मीद। दरअसल मियानो को लगा कि उसके दोस्त ने वो गुनाह कबूल कर लिया है जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, और इत्तेफाक से पुलिस को वो सच बता दिया जिसके लिए पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा था। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने और उसके दोस्तों ने एक 17 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया था, और उसकी लाश को एक बड़े ड्रम में डालकर उस ड्रम को सीमेंट कंक्रीट से भर दिया था। सीमेंट जम जाने पर उन्होंने मिलकर उस ड्रम को टोक्यो के कोटो सिटी में फेंक दिया था। उस लड़की का नाम था जुनको फुरुता, और वो लड़की मियानो की क्लासमेट थी। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। जुनको फुरुता मिसातो साइतामा प्रीफेक्चर की रहने वाली थी। वो अपने घर में अपने 2 भाई और माँ बाप के साथ रहती थी। वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। जुनको अपने स्कूल में टॉपर्स की लिस्ट में थी। हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना, सबकी हेल्प करना और हंसते खेलते जीना जुनको की जिंदगी का हिस्सा था। वो इतनी मेहनती थी कि पैसे बचाने के लिए एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रही थी जिसमें वो पैसे खर्च करने वाली थी। जुनको अपनी क्लास में हाईएस्ट ग्रेड लाने वाली लड़की थी, और स्कूल में उसकी एब्सेंस ना के बराबर थी। इसी की वजह से उसे कई सारे जॉब के ऑफर्स भी आ चुके थे, जिसमें से जुनको ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब को एक्सेप्ट भी कर लिया था। जुनको आगे जिंदगी में एक सिंगर बनना चाहती थी। वो खुश मिजाज होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, और शायद यही खूबियाँ उसकी मौत की वजह बनने वाली थी। उसी का क्लासमेट था हिरोशी मियानो, जो जुनको के पीछे पड़ गया था। मियानो ने जुनको को प्रपोज भी किया, लेकिन जुनको ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये बात कहीं ना कहीं मियानो के दिल में बैठ गई थी, और उसके दिमाग में जुनको के लिए जहर भरना शुरू हो गया था। मियानो अपने स्कूल का गुंडा हुआ करता था। किसी से भी पैसे छीनना, चोरी करना और मारपीट करना ही उसकी फितरत थी, और उसकी याकुजा गैंग के कनेक्शन की वजह से कोई उसके साथ टकराता नहीं था। स्कूल में चोरी और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से मियानो को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद वो टाइल की फैक्ट्री में काम करता था। कम सैलरी की वजह से और पैसों के लालच की वजह से उसने वो काम छोड़कर क्राइम को अपना पेशा बना लिया, और अपने लोकल एरिया में क्राइम को अंजाम देने लगा। फिर दिन आया 25 नवंबर 1988 का, जब मियानो अपने दोस्त शिंजी मिनाटो के साथ एक औरत का इंतजार कर रहा था। वो उस औरत को लूट कर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। तभी 8:30 बजे के आसपास जुनको अपनी साइकिल से अपने घर जा रही थी। जुनको बहुत ही जल्दी में थी, क्योंकि उसके फेवरेट टीवी शो ड्रैगन फ्लाई का आज आखिरी एपिसोड था। वो जा ही रही थी कि शिंजी तेजी से अपनी बाइक पर आया और जुनको को लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी वहां अचानक मियानो आता है और वो जुनको को बचाता है।
मियानो को देखकर शिनजी भाग गया। मियानो ने जुनको को दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो जुनको ने मना किया, लेकिन मियानो ने जुनको का भरोसा पा लिया और जुनको मान गई। जुनको की जिंदगी की ये सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल वो एक साजिश में फंस चुकी थी। ये शिनजी और मियानो का ही प्लान था कि इस तरह से जुनको को अगवा करना है। जुनको मियानो के साथ घर के लिए निकली, लेकिन मियानो से घर नहीं बल्कि एक वेयर हाउस में ले गया, जहाँ शिनजी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वहाँ उन दोनों ने जुनको को घसीटा और उस वेयर हाउस के अंदर ले गए और वहाँ उन दोनों ने जुनको से मारपीट करके उसका रेप किया। पर उन दोनों का दिल इतने से नहीं भरा था। वो दोनों जुनको को ज़बरदस्ती लेकर एक होटल में पहुंचे, जहाँ उन दोनों ने अपने दोस्तों को भी बुलाया, जिनका नाम था जो ओगुरा और याशुशी वातानाबे। फिर उन चारों ने मिलकर जुनको का गैंग रेप किया और ये पहली बार नहीं था कि उन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया हो। इससे पहले भी वो गैंग कई औरतों का रेप कर चुके थे। रात को 3 बजे के आसपास उन्होंने जुनको के साथ मारपीट की और उसे धमकी दी कि अगर जुनको ने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उनकी याकुजा गैंग जुनको के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। और उन्होंने जुनको के बैग में रखी बुक से उसका एड्रेस भी जान लिया। जुनको को लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उन लोगों के दिमाग में कुछ और ही पनप रहा था। उन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो जुनको को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे कैद करके ही रखेंगे, ताकि वो और उनकी गैंग के बाकी मेंबर्स भी जुनको के साथ वो करें जो उन्हें अच्छा लगे। और इस प्लान के चलते वो लोग जुनको को डाची के घर में लेकर गए, जो शिनजी मिनाटो के पेरेंट्स का घर था। उन्होंने शिनजी के पेरेंट्स से कहा कि जुनको शिनजी की गर्लफ्रेंड है और जुनको को ऊपर वाले कमरे में रखा गया। 27 नवंबर के दिन जुनको के माँ बाप ने जुनको के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने जुनको को ढूंढना शुरू किया और तभी उन चारों लड़कों ने जुनको को अपने घर पे कॉल करने के लिए फोर्स किया। जुनको ने अपने घर पे कॉल किया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से घर से भागी हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत खुश हूँ और पुलिस कंप्लेंट भी वापस ले लेना। ये सब जुनको से बुलवाया गया था। अगर वो नहीं बोलती तो उसको और उसकी फैमिली को जान से मार दिया जाता। उसके माँ बाप भी शौक में थे और ना चाहते हुए भी उन्हें कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। अब तो उस मासूम लड़की के साथ वो होने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मियानो ने उसके बाकी गैंग मेंबर्स को इनवाइट करना शुरू किया। उसके गैंग के 2 मेंबर्स जुनको के रूम में एंटर हुए। उन्हें देखकर जुनको उनसे दूर जाने लगी। तभी उन लोगों ने जुनको पर हमला किया। उन्होंने जुनको के पैर पकड़े और उसके मुंह पर तकिया रख के उसकी सांसें रोक दी। काफ़ी देर की झड़प के बाद जुनको बेहोश हो चुकी थी। तभी उन लोगों ने बारी बारी से जुनको का रेप किया। जुनको की आंखें खुली थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो लगातार रूम की छत को देख रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका टॉर्चर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन लोगों ने जुनको को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने जुनको के प्यूबिक हेयर को निकलवाया और बिना कपड़ों के उसे नाचने के लिए कहा। वो लोग शराब पीते रहे और जुनको उनके सामने बिना कपड़ों के नाचती रही। ये सब काफ़ी नहीं था कि उन्होंने सबके सामने जुनको से मास्टरबेट करवाया। उस रात उन लोगों ने जुनको को सिर्फ अंडरवेयर में घर की बालकनी में छोड़ दिया और बाहर बर्फीली ठंड पड़ रही थी। वो पूरी रात जुनको ने बालकनी में कांपते हुए बिताई। उसके बाद तो जैसे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मियानो हर दिन नए लोगों को लाता रहा और जुनको उन लोगों को सौंपता रहा। मियानो ने कई लड़कों को उकसाया जुनको का यूज़ करने के लिए और एक एक करके 100 से भी ज़्यादा लोगों ने जुनको के साथ ज़बरदस्ती की। फिर एक दिन शराब के नशे में चूर मियानो और उसके दोस्तों ने जुनको के साथ वो किया जो इंसान सोच भी नहीं सकता। उन लोगों ने माचिस का पूरा पैकेट जुनको के शरीर पर जलाया, जिसे जुनको तड़प कर चिल्ला रही थी। और ये तो शुरुआत थी। उन दोस्तों ने मिलकर एक मेटल रॉड को जुनको के प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिया और ऐसा करते हुए उनके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। उन्होंने मेटल रॉड से जुनको के प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल डैमेज कर दिया। उनमें से एक ने तो जलता हुआ लाइट बल्ब तक जुनको के प्राइवेट पार्ट पर फोड़ दिया। वो लाइट बल्ब इतना गर्म था कि किसी के भी हाथ जला सकता था। आखिर में खाली हो चुकी शराब की बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया और उन बोतल से भी जुनको के साथ टॉर्चर किया गया। कुछ देर बाद वो लोग शराब के नशे में बेहोश पड़े थे। तभी दर्द से तड़पती हुई जुनको ने हिम्मत दिखाई और उनके पास रखे फ़ोन से पुलिस को कॉल करने का सोचा। जैसे उसने फ़ोन लगाया तो उसकी आवाज़ से मियानो जाग उठा और उसने बिना देरी किए फ़ोन को छीना और उसे बंद कर दिया। अब जुनको पर उनका गुस्सा फूटने वाला था। उन्होंने जुनको को सबक सिखाने के लिए उसे जानवर की तरह मारा और मारने के बाद उन लोगों ने जुनको के पैरों पर लाइटर फ्लड यानी एसिड डालकर उसके पैरों को जलाया। ये एहसास जुनको के लिए किसी नरक से कम नहीं था। अब जुनको की हालत ये थी कि वो अपने पैरों पर जल भी नहीं सकती थी। उसे टॉयलेट में भी रेंग कर जाना पड़ता था। कई दिन ऐसे भी आए जब मियानो ने जुनको को फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था और घंटों बाद उसे बाहर निकाला। जुनको को शराब पीने के लिए भी फोर्स किया गया और कई सारे सिगरेट्स को जुनको के मुंह में डाला गया और उसे जलाया गया और उन्होंने उन सिगरेट्स का कश लगाने के लिए कहा। उन बेरहम लोगों ने पेंट थिनर का नशा भी जुनको को करवाया। उसके बाद उन लोगों ने जुनको को सिर्फ दूध देकर ही जिंदा रखा था।
ताकि जुनको सिर्फ जिंदा रहे और चलने फिरने के लिए उसमें ताकत ही ना रहे। इसी वजह से जुनको बहुत कमज़ोर हो गई थी। कई बार तो उसे जिंदा कॉकरोच भी खिलाए गए और अगर वो ना बोलती तो उसे बुरी तरह से मारा जाता। इतने टॉर्चर के बाद जुनको अपाहिज की तरह हो गई थी। उसका चलना फिरना भी नामुमकिन था। जो लड़की अपने स्कूल में सबसे सुंदर थी उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। उसका मुंह पूरा सूज चुका था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। वो मुश्किल से कुछ देख पा रही थी। उसकी बॉडी से सड़ने वाली बदबू आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे में आती है। वो बस उन लोगों से भीख मांग रही थी कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। लेकिन उन लोगों ने हंसते हुए जुनको की इस हालत का मजाक उड़ाया। उसके बाद के दिनों में चेहरे की सूजन की वजह से जुनको की नाक में भी एक ब्लड क्लॉट बन गया था, जिससे वो सांस लेने के लिए भी तड़प रही थी। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। एक बार उसने रूम के अंदर ही उल्टी कर दी और वो देखकर मियानो ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि उसने जुनको को अपना यूरिन पीने के लिए मजबूर किया। अब इस हालत में मियानो और उसके गैंग ने जुनको में से इंटरेस्ट खो दिया था और अब जाकर जुनको का रेप बंद हुआ था। यही वो टाइम था जब मियानो और उसके दोस्त ने एक 19 साल की लड़की को उठाया था और उसका रेप किया था, जिसके लिए पुलिस उनकी तलाश में आई थी। फिर आई 4 जनवरी 1989 की रात। ये जुनको की जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी और आखिरी भी। इंसान किस हद तक गिर सकता है यह पता चलने वाला था। उस रात मियानो कहीं पर जुआ खेलने गया था और वहां से हार कर वापस आया था। वो उस हार को हजम नहीं कर पा रहा था। उसने अपना गुस्सा जुनको पर निकालने का सोचा और फिर से लाइटर के फ्लड को जुनको के ऊपर डाला, जिससे जुनको जलन की वजह से तड़प उठी। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिल भी पाए। फिर सब दोस्तों ने मिलकर जुनको को पंच मारना शुरू किया और फिर जुनको को लेटाकर जलती हुई मोमबत्ती से उसके मुंह पर मोम की बूंदें गिराना शुरू किया। इतनी बेरहमी तो कोई जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। आगे उन लोगों ने मोम की बूंदें जुनको की आंखों में भी डाल दी और काफ़ी देर तक जुनको की आंखों पर मोमबत्ती जलाए रखी। उन लोगों ने अपनी पूरी कसर निकालने के लिए जुनको को पंखे से लटकाया और पंचिंग बैग की तरह उस पर पंच मारना शुरू किया। जुनको की बॉडी से खून और उसके घाव से सफ़ेद पानी यानी फंगस निकल रहा था। फिर भी मियानो और उसके दोस्त रुके नहीं। उस गंदगी से बचने के लिए उन लोगों ने प्लास्टिक बैग को अपने हाथों पर पहना और पंच मारना जारी रखा। करीब 2 घंटे चले इस खेल में आखिर में उन लोगों ने जुनको के पेट पर डंबेल्स और आयरन बॉल से वार किया, जिसकी वजह से जुनको का पेट अंदर से क्रश हो गया। 40 दिनों तक जुल्म सहने के बाद आखिर उस रात जुनको ने अपने घुटने टेक दिए। उस आखिरी 2 घंटों में जुनको एक ही बात बोल रही थी कि उसे अफसोस है कि वो अपने फेवरेट शो ड्रैगन फ्लाई का आखिरी एपिसोड नहीं देख पाई। उसके जज्बात इस हद तक चूर हो चुके थे कि वो मासूम मरते दम तक उस शो का नाम ले रही थी। उस वक्त वो लोग जुनको को छोड़कर चले गए। उसके 24 घंटे बाद शिंजी मिनाटो के भाई ने शिंजी को कॉल किया और बताया कि जुनको हिल नहीं रही है। तब उन सबको पता चला कि जुनको मर चुकी है। सजा के डर से उन लोगों ने जुनको की बॉडी को ब्लैंकेट में कवर करके घर से निकाला। सही जगह मिलने पर उन लोगों ने ड्रम में लाश को डालकर उस ड्रम को सीमेंट कंक्रीट से भर दिया। मियानो ने जुनको का फेवरेट शो ड्रैगन फ्लाई के लास्ट एपिसोड की कैसेट भी उस ड्रम में डाल दी। उसको रहम नहीं आया था, बल्कि उसका यह मानना था कि अगर जुनको की इच्छा अधूरी रह गई तो वो भूत बनकर सबको मार देगी। उन लोगों ने जुनको की लाश को कंक्रीट के साथ जमा दिया। सिर्फ जुनको के बाल ही ड्रम से बाहर दिख रहे थे। अब वापस आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, जहां मियानो और अगुरा पुलिस को ये सब बता रहे थे। पुलिस का भी दिल दहल चुका था। पुलिस ने बाकी के कातिल शिंजी मिनाटो और उसके भाई को और यासुशी को अरेस्ट किया। जहां उन लड़कों ने बताया था वहीं पर वो ड्रम भी मिला और बाकी भी कई लोगों को रेप के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। जब इस केस का ट्रायल शुरू हुआ तब जज ने इन सब कातिलों की आइडेंटिटी पब्लिश करने पर रोक लगा दी, क्योंकि उनमें से 4 लड़के नाबालिग थे और सिर्फ मियानो ही 18 साल से ऊपर का था, जिससे पुलिस, मीडिया और आम लोगों का खून खोल उठा। शुकान बुनशुन नाम की न्यूज़ मैगजीन ने उन सब लड़कों की आइडेंटिटी को अनकवर कर दिया। उन जर्नलिस्ट का यह कहना था कि जो गुनाह उन लड़कों ने किया है वो इंसानियत से परे है और उनकी पहचान छुपाना अब उनका हक नहीं है। ये खबर आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों को किसी भी हालत में जस्टिस चाहिए था, पर जो जजमेंट आया उसने सबका भरोसा छीन लिया। जजमेंट में सभी लड़कों को गिल्टी माना गया, लेकिन सिर्फ इंजरी देने के लिए, और जुनको की मौत का कारण इंजरी बताया गया, जबकि एक संगीन खून था। इतने टॉर्चर, रेप और खून के बाद भी उनकी सजा से कोई खुश नहीं था। उनमें से किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं हुई थी। सजा कुछ इस तरह थी: मियानो को 20 साल, शिंजी को 9 साल, यासुशी को 7 साल और ओगुरा को 8 साल की जेल हुई थी। जज का कहना था कि एक को छोड़कर बाकी सब नाबालिग थे और नाबालिग के लिए कानून में यही सजा है। शिंजी मिनाटो के घर वालों को कोर्ट से ऑर्डर मिला कि वो जुनको के पेरेंट्स को मुआवजा दे, क्योंकि शिंजी के घर वालों को सब पता था, फिर भी वो चुप थे। शिंजी के पेरेंट्स ने जुनको के पेरेंट्स को $4,25,000 का मुआवजा दिया, जिसके लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। इन सब के बाद 2 अप्रैल 1989 के दिन जुनको का अंतिम संस्कार हुआ।
जहाँ जुनको जॉब करने वाली थी उस कंपनी ने जुनको की यूनिफॉर्म जुनको के घर वालों को दी, जो यूनिफॉर्म जुनको पहनने वाली थी, जिसको उसके पेरेंट्स ने कास्केट में रख दिया। जब ग्रेजुएशन का दिन आया तब स्कूल के प्रिंसिपल ने जुनको का हाई स्कूल डिप्लोमा भी प्रेजेंट किया और वो डिप्लोमा जुनको के पेरेंट्स को दिया गया। जुनको की एक फ्रेंड ने उसके लिए एक बात कही, वो बात ये थी, जुनचैन तुम्हारा फिर से स्वागत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से देखेंगे। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द देखा है। हम सब ने मिलकर स्कूल फेस्टिवल के लिए जो ड्रेस बनाई थी वो तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। हम सब तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने सुना कि प्रिंसिपल ने तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया है। कांग्रेचुलेशंस, तुम ग्रेजुएट हो गई और हम दोनों साथ में ग्रेजुएट हो गए। बस अब कोई भी दर्द नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं। प्लीज़ रेस्ट इन पीस।